लीजिए सुनिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी डोला, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महाराज ने शराब का गिलास हाथ में उठाकर अपने सामने घुटनों के बल हाथ जोड़े खड़े हुए व्यक्ति पर दृष्टि डाली और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, अपनी कन्या को हमारे महल में भेजने से तेरी प्रतिष्ठा होगी? इतना कहकर महाराज ने गिलास मुंह से लगाकर शराब पी और जब थोड़ी सी शराब गिलास में बच रही तो उस व्यक्ति के मुंह पर फेंक दी। शराब छप से उसके मुंह पर पड़ी, जिससे उसका सारा मुखमंडल तर हो गया और शराब की बूंदें मूंछों तथा दाढ़ी से टपक टपक कर उसके वक्षस्थल पर गिरने लगी। ये देखकर महाराज ने कह कहा लगाया और बोले, देख, तेरी दाढ़ी मूछ के मोती निकले जा रहे हैं। कुछ क्षणों के लिए उस व्यक्ति का चेहरा लाल हो गया और जबड़ों में कुछ थोड़ी सी हरकत हुई, मानो वो भीतर ही भीतर दांत पीस रहा हो, परंतु वो तुरंत ही पूर्ववत गंभीर हो गया। ये व्यक्ति अपनी वेशभूषा से कोई प्रतिष्ठित आदमी मालूम होता था। इसके शरीर पर मूल्यवान रेशमी कपड़े और सिर पर सच्चे काम का सुंदर साफा था। उम्र में भी महाराज से बड़ा था। महाराज युवक थे और ये व्यक्ति अधेड़ था, क्योंकि इसके दाढ़ी मूछ के बाल खिचड़ी हो रहे थे। इस दीनावस्था में होते हुए भी उसके मुख पर काफी रोब था। महाराज ने गिलास मेज पर रख दिया, जिसे पीछे खड़ी हुई परिचारिका ने तुरंत भर दिया। महाराज ने नशे में झूमते हुए कहा, क्यों, बोलता क्यों नहीं? वो व्यक्ति बोला, नहीं दीनानाथ, आपके महलों में अपनी कन्या को भेजने से मेरी तनिक भी अप्रतिष्ठा नहीं होगी, परंतु उसमें एक कारण ये हो गया है कि मेरी कन्या की सगाई हो चुकी है। सगाई हो चुकी है? सगाई हो चुकी है? क्यों हो चुकी है? वो व्यक्ति मौन रहा। क्यों हो चुकी है, बोल। विवाह योग्य हो चुकी है। उस व्यक्ति ने कहा, "हं, विवाह योग्य हो चुकी है तो तुझे बिना हमसे पूछे सगाई करने की क्या आवश्यकता थी? क्यों, इसे हमसे बिना पूछे सगाई करने की क्या आवश्यकता थी?" अंतिम वाक महाराज ने शराब का कंटर हाथ में लिए हुए परिचारिका से कहा। परिचारिका ने भयपूर्ण दृष्टि से महाराज की ओर देखते हुए कहा, कोई आवश्यकता नहीं थी अन्नदाता। महाराज बच्चों की तरह ताली बजाकर बोले, ये बात है, देखा ये क्या कहती है? ये तुझसे अधिक समझदार है। ये एक साधारण नौकर है, गुलाम है, और तू जागीरदार है। फिर भी ये तुझसे ज्यादा समझ रखती है। क्यों रखती है या नहीं? बोल, जल्दी बोल। हाँ अन्नदाता, आपका कथन सत्य है, जागीरदार ने घृणा के भाव को दबाते हुए कहा। बेवकूफ गधा, तुझमें एक गुलाम जितनी भी समझ नहीं। इतना कहकर महाराज ने पुनः शराब का गिलास उठाया और एक घूंट पीकर रख दिया। इसके पश्चात वे जागीरदार की ओर देख पागल की तरह मुस्कुराते हुए बोले, सगाई हो चुकी है? हा, गधा कहीं का। सगाई हो चुकी है तो क्या हुआ? ब्याह तो नहीं हुआ है? क्यों, ब्याह तो नहीं हुआ है? जब ब्याह नहीं हुआ तो फिर क्या है? इस बार जागीरदार पुनः बोला, परंतु सगाई तोड़ने से बड़ी अप्रतिष्ठा होगी दीनबंधु। अप्रतिष्ठा? कैसी अप्रतिष्ठा? जब वो हमारे महल में रहेगी तब अप्रतिष्ठा कैसी? अप्रतिष्ठा होगी बेवकूफ, अहमक। हा, अप्रतिष्ठा होगी। महाराज ने पुनः शराब के 2-3 घूंट पिए। बेचारा जागीरदार महाराज का मुंह ताकता रहा। उनकी बात का प्रतिवाद करने का उसमें साहस नहीं था। महाराज पुनः बोले, हम तेरी कन्या को अपने महल में प्रविष्ट करके तेरा मान बढ़ाते हैं, अन्यथा हमारे महल में सुंदरियों की कमी नहीं है। ये एक साधारण सेविका है, पर कितनी सुंदर है देख। क्या तेरी कन्या इससे अधिक सुंदर है? इतना कहकर महाराज ने परिचारिका की ओर उंगली उठाई। परिचारिका तरुणी तथा साधारण सुंदरी थी। जागीरदार ने परिचारिका पर एक दृष्टि डालकर सिर झुका लिया। महाराज जागीरदार को देख देख कर अपने ही आप हंसते रहे। तत्पश्चात एकदम गंभीर होकर बोले, तुझको 1 सप्ताह की मोहलत दी जाती है। 1 सप्ताह के अंदर अपनी कन्या को हमारे महल में भेज देना, समझा? 1 सप्ताह के अंदर भेजना पड़ेगा। 1 सप्ताह कितने दिनों का होता है ये जानता है? 7 दिनों का। 7 दिनों के अंदर भेज देना, अन्यथा जानता है क्या होगा? तेरी कन्या जबरदस्ती महल में बुला ली जाएगी और तेरी जागीर जब्त करके तुझे देश निकाला दे दिया जाएगा। ये हमारा आखिरी हुक्म है, जाओ। जागीरदार उठकर सीधा खड़ा हो गया। उसने उठकर महाराज को प्रणाम किया और उल्टे पैरों चलकर कमरे के बाहर हो गया। रात का समय था। जागीरदार बलवंत सिंह अपने मकान में अपनी पत्नी तथा छोटे भाई सहित चिंतित अवस्था में बैठा था। अकस्मात बलवंत सिंह का छोटा भाई जसवंत सिंह बोल उठा, कुछ भी हो, परंतु चंदन को उस पिशाच के हाथों में सौंपना मैं किसी भी दशा में पसंद नहीं कर सकता।
बलवंत सिंह बोला, पसंद करने का तो प्रश्न ही नहीं है। क्या तुम समझते हो कि मैं इसे पसंद कर सकता हूं? कदापि नहीं। परंतु इसका परिणाम भी तो सोचो। जागीर जब्त होगी और देश निकाला दिया जाएगा। जागीरदार की पत्नी बोल उठी, ये तो बड़ा अंधेर है। या तो अपनी कन्या दो, नहीं तो ये सब सहो। कुछ देर तक तीनों व्यक्ति मौन बैठे रहे। इसके पश्चात बलवंत सिंह बोला, आखिर तय क्या होना चाहिए? जसवंत सिंह बोला, मेरी समझ में तो ये आता है कि जागीर वागीर का मोह तो आप छोड़ दीजिए। अपने पास जो संपत्ति है उसे लेकर चुपचाप यहां से निकल चलिए। जागीर का मोह मुझे तनिक भी नहीं है। मेरे पास इतनी संपत्ति है कि कहीं भी बैठकर शेष जीवन सुख से बिताया जा सकता है। परंतु यहां से निकले कैसे? महाराज की गुप्तचर अवश्य लगे होंगे और वे क्षण क्षण का समाचार उनके पास पहुंचाते होंगे। ऐसी दशा में यहां से निकलना असंभव है। ये कठिनाई तो अवश्य है, बलवंत सिंह ने कहा। समय भी थोड़ा है, आज से केवल 1 सप्ताह। यदि समय अधिक होता तब भी कुछ हो सकता था। धीरे धीरे सब प्रबंध हो जाता, परंतु इतना समय नहीं है। तब तो फिर केवल एक उपाय है, जसवंत सिंह ने आवेश के साथ कहा। वो क्या? बलवंत सिंह ने पूछा। लड़की को जहर दे दिया जाए और ये मशहूर कर दिया जाए कि बीमार होकर मर गई। जागीरदार की पत्नी बोल उठी, ना ना, ये काम नहीं हो सकता। इससे तो अच्छा यही है कि उसे महाराज को दे दो। वहां सुख से तो रहेगी। मेरी एक लड़की है, मैं उसे इस प्रकार नहीं मरने दूंगी। उस शराबी और व्यभिचारी को तो मैं अपनी लड़की कदापि नहीं दूंगा, चाहे मेरा सर्वस्व चला जाए। बलवंत सिंह ने दृढ़तापूर्वक कहा। फिर कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। जागीरदार की पत्नी मौन भंग करके बोली, राजा को ऐसा नहीं चाहिए कि किसी की लड़की जबरदस्ती छीने। इन खुशामदी जागीरदारों और मनसबदारों ने अपनी लड़कियां दे देकर महाराज का स्वभाव बिगाड़ दिया। अब हम लोगों की लड़कियां छीनना वे अपना अधिकार समझने लगे हैं। इसी समय कमरे का द्वार खुला और एक 22-23 वर्ष का नवयुवक कमरे में प्रविष्ट हुआ। उसको देखते ही बलवंत सिंह ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, कहो बेटा, क्या उत्तर लाए? युवक ने अपने सिर का रेशमी साफा उतारते हुए कहा, उन्होंने तो इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? बलवंत सिंह ने विस्मित होकर पूछा। हाँ, बोले, यदि और कोई बात होती तो मैं महाराज पर जोर डालता, पर इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो, ये अंतिम अवलंब भी जाता रहा। जब प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता तो और किससे आशा हो सकती है? बलवंत सिंह ने हतोत्साहित होकर कहा। युवक अपनी माता की बगल में बैठता हुआ बोला, मैंने फिर ये भी पूछा कि आप ये नहीं कर सकते तो कोई सलाह ही बताइए कि हम लोग क्या करें। इस पर वे बोले कि मैं तो यही सलाह दूंगा कि महाराज की बात मान लो। बदमाश, हरामजादा, महाराज की बात मान लो। जैसा वो नीच है वैसी ही सलाह भी दी। वो महाराज से कह क्या सकता है? उसका मुंह ही नहीं है जो कुछ कह सके। वो स्वयं भी तो शराबी और व्यभिचारी है। कह तो वो सकता है जो स्वयं बेलगाव हो। जो स्वयं चोर है वो दूसरे से चोरी न करने को कैसे कह सकता है? यही बात है, जसवंत सिंह बोला। क्या बतावे, कोई उपाय नहीं सूझता? बलवंत सिंह ने अधीर होकर कहा। जागीरदार की पत्नी बोली, ना हो चंदन की ससुराल वालों को खबर दो, शायद वे ही कोई उपाय निकाले। वे कुछ नहीं कर सकते, उनका यहां कोई वश नहीं है। थोड़ी देर तक फिर मौन रहा। तत्पश्चात एक दीर्घ निश्वास छोड़कर बलवंत सिंह ने कहा, खैर, तब तक एक काम तो होना ही चाहिए। वो क्या? जसवंत सिंह ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। तुम कुछ असबाब लेकर यहां से निकल जाओ। कहाँ जाऊं? बलवंत सिंह ने एक बड़े नगर का नाम बताकर कहा, वहां जाओ। वहां मेरे एक मित्र हैं, उनकी सहायता से कोई मकान किराए पर ले लेना। तुम्हारे पीछे ही मैं रघुराज को भेज दूंगा। इसके पश्चात अवसर पाकर हम लोग भी पहुंच जाएंगे। परंतु यदि गुप्तचरों को खबर लग गई? तब तक मैं चंदन तथा उसकी माता के साथ यहां रहूंगा। तब तक उन्हें केवल तुम्हारे तथा रघुराज के बाहर जाने से कोई संदेह नहीं हो सकता। खैर, आप अच्छी तरह सोच समझ लीजिए। ऐसा न हो कि हम दोनों तो वहां पहुंच जाएं और पीछे आप लोगों पर कोई मुसीबत आवे। नहीं, मैं कोई ना कोई उपाय ऐसा निकाल लूंगा जिससे यहां से निकल सकूं। असबाब लेकर जाने में मुश्किल है। जब असबाब तुम लोगों के साथ चला जाएगा तब हमें यहां से निकलने में अधिक कठिनाई नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है। तो मैं कब जाऊं? कल दिन में सब ठीक ठाक करके रात में चले जाना। जागीरदार बलवंत सिंह ने जसवंत सिंह तथा अपने पुत्र रघुराज सिंह द्वारा कुछ आवश्यक सामान भिजवा दिया। इस कार्य में 4 दिवस व्यतीत हो गए। अब केवल 3 दिन शेष रह गए थे।
आज के तीसरे दिन उन्हें चंदन का डोला महल में भेज देना चाहिए, अन्यथा महाराज की आज्ञा न मानने का परिणाम सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। रात का समय था। जागीरदार अपनी पत्नी सहित बैठा था। उसके मुख पर चिंता के गहरे भाव थे। पत्नी एक दीर्घ निश्वास छोड़कर बोली, आज का दिन भी बीत गया समझो। कल का दिन बीच है, परसों जो भगवान की मर्जी है वो हो जाएगा। जागीरदार बोला, बड़ी कठिन समस्या है। जान पड़ता है जसवंत सिंह और रघुराज सिंह के जाने की बात महाराज को ज्ञात हो गई। ये तुमने कैसे जाना? गुप्तचरों का जोर बढ़ गया है। अब तो रात में भी द्वार के आसपास दो एक डटे ही रहते हैं। तब तो निकलना कठिन है, बहुत कठिन है। परमात्मा ही सहायता करें तो यहां से निकलना हो सकता है, और जो ना निकल सके तो क्या होगा? उस समय मैंने जो सोच रखा है वही होगा। क्या सोच रखा है? पहले चंदन को मार कर फिर हम तुम मर जाएंगे। पति की बात सुनकर चंदन की माता कांप गई। कुछ क्षणों तक सोचकर वो बोली, हाँ, फिर यही करना होगा। सबसे अधिक चिंता रघुराज की थी, सो वो तो निकल ही गया। परमात्मा उसे चिरंजीव रखें। वो जीता रहेगा तो वंश का नाम चलता रहेगा। इतना कहते कहते चंदन की माता के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। बलवंत सिंह के भी नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। उसने गदगद कंठ से कहा, यही सोचकर तो मैंने उसे और जसवंत को यहां से निकाल दिया है। हमें अपनी परवाह नहीं है, हम पर चाहे जो बीते। ना जाने किस जन्म के पाप उदय हो गए। मैंने तो अपनी समझ में कभी कोई पाप किया नहीं। जागीरदार और मनसबदार राजाश्रय पाकर प्रजा पर अत्याचार करते हैं। अभी 1 महीना हुआ, एक जागीरदार ने 2 किसानों को इतना पिटवाया कि वे दोनों मर गए। महाराज को खबर भी हुई, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। वो जागीरदार महाराज के लिए अपनी बहन बेटी तक हाजिर कर देता है, इसलिए उसके विरुद्ध शिकायत पर कभी भी महाराज ध्यान नहीं देते। मैंने तो किसी को भी कभी बेजा तौर पर नहीं सताया, फिर भी महाराज मेरा सर्वनाश करने पर तुले, और ये केवल इसलिए कि मैं अपनी कन्या उन्हें नहीं देना चाहता। बस, इसके अतिरिक्त और मेरा क्या अपराध है? खैर, जो परमात्मा की इच्छा। इसी समय एक 18 वर्षीय युवती, जो बहुत रूपवती थी, उसे देखकर जागीरदार ने पूछा, क्यों चंदन, क्या है? पिताजी, चपला बांधी आपसे कुछ बात करना चाहती है। जागीरदार ने पूछा, क्या बात करना चाहती है? मुझे तो कुछ बताती नहीं। चंदन की माता बोल उठी, अच्छा, उसे भेज दो। चंदन चली गई। जागीरदार बोला, चपला को इस समय कौन सी बात करने की आवश्यकता पड़ी? होगी कोई बात, संभव है उसे कोई समाचार मिला हो। जो कुछ होगा मालूम हो जाएगा। इसी समय एक 25 वर्षीय स्त्री कमरे में प्रविष्ट हुई और जागीरदार के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जागीरदार ने भ्रुकुटी चढ़ाकर पूछा, क्या कहना चाहती है? अन्नदाता, मेरा अपराध क्षमा करें। मुझे आपके कष्ट का हाल मालूम हुआ है। क्या मालूम हुआ है? यही कि महाराज कुमारी जी का डोला मांगते हैं। हाँ हाँ, तो फिर तुझसे क्या मतलब? बलवंत सिंह ने उसे संदेह की दृष्टि से देखते हुए पूछा, अन्नदाता, अपराध क्षमा हो। मेरी ये अरज है कि आप कुमारी जी का डोला कभी न दें। ना दें तो करें क्या? महाराज जबरदस्ती चंदन का डोला मंगवा लेंगे और साथ में हमारी जागीर जब्त कर लेंगे, घर लुटवा लेंगे और हमें देश निकाला दे देंगे। ये सब कुछ नहीं होगा अन्नदाता। कैसे नहीं होगा? जो अन्नदाता मेरी बात माने तो ये सब कुछ नहीं होगा। कुमारी जी का डोला भी नहीं देना पड़ेगा और आप सब भी बच जाएंगे। जागीरदार प्रसन्न मुख होकर बोला, यदि ऐसा हो तो फिर क्या कहना है? ऐसा ही होगा अन्नदाता। मैंने सब बात सोच ली है। जो तू ऐसा कर दे चपला, तो तू हमारे नमक से अदा हो जाएगी। हम जन्म भर तेरा एहसान मानेंगे। तो सुनिए अन्नदाता, मैं जैसा कहूं वैसा कीजिए, सब काम ठीक हो जाएगा। आज जागीरदार की मोहलत का अंतिम दिन था। प्रातःकाल होते ही महाराज ने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आज्ञा निकाली कि जागीरदार बलवंत सिंह तुरंत हाजिर किया जावे। 1 घंटे के भीतर जागीरदार बलवंत सिंह महाराज के सम्मुख उपस्थित किया गया। महाराज ने उससे कहा, जागीरदार बलवंत सिंह, आज तुम्हारी मोहलत का आखिरी दिन है, ये तुम्हें याद है ना? याद है श्रीमान। तो तुम क्या करना चाहते हो? मुझे ये पता लगा था तुमने अपने लड़के और भाई को कहीं बाहर भेजा है। कहाँ भेजा है? लड़की की ससुराल भेजा है अन्नदाता। क्यों? उनसे ये कहला भेजा है कि लड़की का रिश्ता नहीं होगा, सगाई तोड़ दी गई। महाराज के मुख पर कुछ क्षणों के लिए प्रसन्नता के चिन्ह प्रस्फुटित हुए।
परंतु वो तुरंत ही पूर्ववत गंभीर होकर बोले, तो तुम्हारा क्या इरादा है? श्रीमान की आज्ञा पालन करूंगा। श्रीमान हमारे अन्नदाता हैं, हमारे रक्षक हैं, राजा हैं, माता पिता हैं। श्रीमान की आज्ञा ये दास कैसे टाल सकता है? शाबाश बलवंत सिंह, तुम पूरे राजभक्त हो। हम तुम्हारा पद और जागीर बढ़ा देंगे। महाराज ने मुस्कुराकर कहा। महाराज की सेवक पर कृपा दृष्टि चाहिए। जागीर और पद की इस दास को इच्छा नहीं है। बड़े महाराज यानी वर्तमान महाराज के स्वर्गीय पिता का दिया हुआ दास के पास सब कुछ है। बड़े महाराज ने तो दिया ही है, पर हम भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। जैसी महाराज की इच्छा। जिसमें महाराज की प्रसन्नता हो उसी में इस दास की भी प्रसन्नता है। हाँ, तो आज 7वां दिन है। हाँ अन्नदाता, आज 7वां दिन है। आज रात को अपनी कन्या का डोला महल में भिजवा दूंगा। रात में क्यों? सेवक के परिवार में ऐसा ही निश्चय हुआ है। महाराज कुछ क्षणों तक सोचकर बोले, अच्छी बात है, रात ही को सही। तो सेवक को आज्ञा हो, जिससे सब प्रबंध करके सेवक ठीक समय पर डोला भिजवाने में समर्थ हो। अच्छा, जाओ। जागीरदार चला गया। जागीरदार के चले जाने पर महाराज ने पास खड़े हुए एक सरदार से कहा, गुप्तचरों को आज्ञा दे दो कि खूब कड़ी जांच रखें। जब तक डोला महल में न आ जावे तब तक बलवंत सिंह के द्वार पर से न हटें। जो आज्ञा कहकर सरदार चला गया। रात के 9 बजने का समय था। महाराज बड़ी बेचैनी के साथ बलवंत सिंह की कन्या के डोले की प्रतीक्षा कर रहे थे। सहसा एक सरदार के आगमन की सूचना पाकर उन्होंने उसे बुलाया और पूछा, क्या समाचार है? डोला बलवंत सिंह के घर से चल दिया है श्रीमान। अच्छा, डोला आ जावे तो उसे महल के बाम भाग वाली कोठी में उतरवाया जाए। जो आज्ञा, कहकर सरदार विदा हुआ। सरदार के चले जाने पर महाराज ने मुस्कुराकर मेज पर से शराब का गिलास उठाया और 2 घूंट पीकर शराब पिलाने वाली परिचारिका से बोले, हमारी आज्ञा टालने का साहस किसमें हो सकता है? किसी में नहीं अन्नदाता, परिचारिका ने मुस्कुराकर कहा। आज हम खूब पिएंगे, जितना तेरा जी चाहे पिला दे। परिचारिका ने पुनः गिलास भर दिया। 1 घंटे पश्चात महाराज को सूचना मिली कि डोला महल में निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच गया। महाराज तुरंत उठ खड़े हुए और लड़खड़ाते हुए चले। उन्हें संभालने के लिए 4 आदमी साथ थे। उक्त स्थान पर पहुंचकर महाराज ने देखा कि जागीरदार की कन्या घूंघट निकाले बैठी है। उसके पीछे महल की 2 दासियां खड़ी हैं। महाराज चंदन कुमारी के सन्मुख कुछ दूर पर खड़े हो गए और एक दासी से कहा, इसका घूंघट उल्टो। एक दासी ने आगे बढ़कर धीरे से घूंघट उलट दिया। परंतु ये क्या? चंदन कुमारी के स्थान पर जागीरदार की चपला दासी। महाराज ने आंखें फाड़कर उसे ध्यानपूर्वक देखा और कहा, यही चंदन कुमारी है? नहीं नहीं, ये चंदन कुमारी कभी नहीं हो सकती। तू कौन है री? चपला ने मुस्कुराकर कहा, मैं हूं जागीरदार की बांधी चपला। है बांधी? धोखा, दगा? महाराज का चीत्कार सुनकर 4 अस्त्र शस्त्रधारी जवान अंदर घुस आए। महाराज दांत पीसते हुए बोले, इस हरामजादी को ले जाकर कत्ल कर दो और जागीरदार को गिरफ्तार करके अभी हमारे सामने हाजिर करो। चपला खड़ी हो गई और बोली, महाराज मैं तो मरने को तैयार होकर ही आई हूं, ये देखिए। ये कहकर चपला ने एक कटार निकालकर अपनी छाती में भोंक ली। तत्पश्चात उसने कहा, मेरे जी थे जी, मेरे स्वामी की लड़की आप नहीं पा सकते थे। अब मैं अपने मालिक के नमक से अदा हो गई। इतना कहकर चपला गिर पड़ी। महाराज कड़क कर बोले, इस हरामजादी को छोड़ो, बलवंत सिंह को गिरफ्तार करके हाजिर करो। चपला ने सिर उठाकर कहा, वो भी आपको नहीं मिलेंगे। अब तक तो वे न जाने कहाँ पहुंच गए होंगे। मेरा डोला इधर भेजने के पश्चात ही वे वहां से रवाना हो गए। महाराज मेरा अपराध क्षमा करें। मैंने अपने मालिक। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी डोला, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।